दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरमाला भाग 2 के चौथे अध्याय अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में हम इस वीडियो में पाठ का सार, लेखक का परिचय और प्रश्नों के उत्तर ये सब बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी जी का द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में प्रभाष जी ने मालवा की मिट्टी के संस्कार को एक तरह से जीवंत करने का प्रयास किया है। बीच बीच में कहीं कहीं लोक भाषा मालवी का प्रयोग करते हुए उन्होंने मालवा की नदियों का, मालवा की मिट्टी का, मालवा के पौधों का, पुष्पों का जिक्र करते हुए पश्चिमी सभ्यता के संक्रमण और प्रभाव से किस तरह से हमारी अपनी सभ्यता नष्ट हो रही है और हम कैसे औद्योगिकरण के कारण अपने आप को, अपनी जड़ों को खत्म करते जा रहे हैं, तो उसे गंभीरता के साथ इस पाठ में लेखक ने विवेचित किया है। लेखक परिचय हम जान लेते हैं। प्रभाष जोशी का जन्म 1937 में और उनका देहांत 2009 में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की और पत्रकारिता के संस्कार वहीं से लिए। हम सब जानते हैं प्रभाष जोशी बड़े पत्रकार के रूप में जाने गए। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद, चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन आपने किया। प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश का भी संपादन सहयोग आपके द्वारा किया गया। जनसत्ता अखबार आपने 1983 में निकाला, उसका संपादन किया और एक ऐसा अखबार ये निकाला जिसमें हिंदी पत्रकारिता के मानक तय हुए। निश्चित रूप से पत्रकारिता का जो एक जीवंत प्रभाव आज़ादी से पहले दिखाई देता था वो आपने इस अखबार के माध्यम से पुनः जीवित किया। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों से प्रभावित जनसत्ता अखबार में उन्हीं तरह के सामाजिक और वैचारिक आदर्शों को आपने रेखांकित किया। जनसत्ता में नियमित रूप से आप कागज कोरे नाम से स्तंभ लिखते थे और बाद में ये स्तंभ के लेखों को, संपादकियों को मिला करके आपके अलग से पुस्तक प्रकाशित हुई, हिंदू होने का था। अपनी मिट्टी से सभी प्रेम करते हैं, तो उसी अंदाज में अपनी मिट्टी से प्रेम करते हुए आपने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ये पाठ लिखा और बहुत ही सुंदर पाठ बन पड़ा। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। तो पहला प्रश्न है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में पहुँच जाता है। फसलें लहलहा उठती हैं। मालवा में व्याप्त बावड़ी, तालाब, कुएं, तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहाँ की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। प्रश्न नंबर 2 है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण हैं? इस बात के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल, थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी
मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है, ये गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। तीसरा प्रश्न है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत ऊंचा मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने में लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीक की शिक्षा से अनजान थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं। वे मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है, और चूंकि पश्चिमी सभ्यता हम लोगों ने सीखी है, पूर्व के लोग शिक्षित ही नहीं थे पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी सभ्यता तो तब सीख पाएंगे, इसलिए भारत के लोगों को ज्ञान नहीं था। रिनेसा यानी कि क्रांति के बाद से ही लोगों के अंदर ज्ञान का फैला हुआ, ऐसा उनकी मान्यता है, जबकि ये पूर्णतः ठीक नहीं है। मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए। इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए। कुएं बनाए, तालाब बनाए, बावड़ियाँ बनाई, पोखर बनाए, जोहड़ बनाए, इन सबसे पानी एकत्रित किया। इन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण किया। इस तरह वो बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे और कई वर्षों तक वह चल सकता था। ये पानी पूरे एक वर्ष की व्यवस्था ही नहीं, अनेक वर्षों की व्यवस्था होती थी और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। कभी कभार अकाल या सूखा पड़ जाए तो भी इस पानी से पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो सकती थी। मालवा इसी का प्रमाण है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने बहुत नुकसान भी किया है। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल और आकाश पूरी तरह से ग्रसित है। पानी जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर दिया है। नदियां जो पानी का मुख्य स्रोत हैं, वे प्रदूषण की चपेट में आ गई हैं। इनमें शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है। परिणाम, इनका पानी पीने योग्य नहीं रहा है। नदियां सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती रही हैं, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इससे भयंकर बीमारी होने लगी है। यहाँ तक कि इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का जीवन भी प्रदूषण के कारण विलुप्त के कगार पर है। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे बचाने के प्रयास कर रही हैं, परंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो ये गंदे नाले में बदल जाएंगी। यमुना नदी तो नाले में बदल चुकी है। हमें चाहिए कि इस ओर ध्यान दें और प्रदूषण से इनकी रक्षा करें। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की यह सभ्यता है, अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे अपसभ्यता न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है? हम एक आविष्कार करते हैं और उससे 5 नई सभ्यताएं पैदा कर लेते हैं। हम किसी भी विकास के साधन पर नज़र डालें तो हमें विकास के स्थान पर विनाश ही विनाश दिखाई देता है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ से ही पृथ्वी का दोहन करना प्रारंभ कर दिया, परंतु तब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंद थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसने प्रकृति का दोहन तेज गति से करना प्रारंभ किया। उसने रहने के लिए पेड़ों को काटा, आवास के लिए ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयले, सीमेंट, धातु, हीरे इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वी को खोदा। ये कैसा विकास है जिसमें स्वयं की जड़ काटी जा रही है? अतः हम इसे अपसभ्यता ही कहेंगे। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस स्थिति से परेशान हैं, जिसके कारण धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। हम मनुष्यों ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो कुछ किया है वह हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। वाहन, हवाई जहाज, बिजली बनाने वाले संयंत्र, प्लांट्स, उद्योग इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। इन गतिविधियों ने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ रही हैं, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है
जिससे धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्लेशियरों की बर्फ बढ़ रहे तापमान से तेजी से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में जल संकट खड़ा हो सकता है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से ये प्राकृतिक नियंत्रण भी नष्ट हो रहे हैं। यदि जल्द नहीं कुछ किया गया तो हमारे जीवन पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। इन गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की भूमिका मुख्य है। वहां से सबसे अधिक इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार? अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, मुझे भी पर्यावरण की चिंता है। मैं देखता हूँ कि आसपास क्या हाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप जहाँ पर भी रहते हैं, दिल्ली के अलावा कहीं और का हवाला दे सकते हैं या महानगर का हवाला दे सकते हैं। और आज यह भारत के सबसे प्रदूषण युक्त शहर में आते हैं। इसके कारण यहाँ के नागरिकों को सांस संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ पर शुद्ध वायु लेना तो जैसे सपने की बात है। इस कारण लोगों की आयु भी कम हो रही है। मैं सोचता हूँ यदि ऐसा रहा तो भारत का दिल कहा जाने वाला यह शहर दिल्ली कैसे बचेगा। इसके अतिरिक्त यदि मेरे देश के हर राज्य और शहर का यही हाल है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हम उन्हें क्या देंगे? हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए, वरना समय दूर नहीं है जब मेरा देश प्रदूषण के जहर से त्रस्त हो जाएगा। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। मनुष्य ने सदैव ही अपने विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से अनेक आविष्कार किए, अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जो हमारे लिए सोचना भी संभव नहीं था। मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी कल्पना को साकार किया। उसने ही औद्योगिक सभ्यता को जन्म दिया है। इसने जहाँ एक ओर हमें प्रगति व उन्नति के पथ में अग्रसर किया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण का सबसे बड़ा नुकसान किया है। औद्योगिक सभ्यता ने प्रकृति की जीवन शैली को आघात पहुंचाया है। इस आघात से उत्पन्न घाव से उभरने के लिए मनुष्य को शायद ही प्रकृति द्वारा समय दिया जाए। प्रकृति के बिना पृथ्वी में रहने की कल्पना करना ही पूरे शरीर में सिहरन भर देता है। प्रकृति भगवान द्वारा दी गई बहुमूल्य भेंट है। प्रकृति मनुष्य को सदैव देती रहती है और हम याचक की तरह उसके समक्ष भिक्षा का पात्र लेकर खड़े रहते हैं। परंतु आज स्थिति दूसरी बन गई है। हमने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि इसने अपना मैत्री भाव छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। बढ़ते प्रकृति दोहन से जलीय, थलीय और वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ रहे हैं। परंतु भूमि प्रदूषण की अधिकता देखते ही बनती है। औद्योगिक कचरे के फैलाव के कारण अनेक समस्याएं एवं बीमारियां हम आमंत्रित कर रहे हैं। जगह जगह मानव निर्मित कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे मनुष्य व अन्य प्रकार के प्राणियों के लिए अधिक खतरा मंडरा रहा है। वनों के कटाव से भूमि के कटाव की समस्या और रेगिस्तान के प्रसार की समस्या सामने आ रही है। वनों के अत्यधिक कटाव ने जंगली जानवरों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए अचल संपदा का स्थायी क्षय हुआ है। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग ने मिट्टी संबंधी प्रदूषण को बढ़ाया है। इससे उसकी उर्वरता पर प्रभाव पड़ा है। इन सभी समस्याओं पर यदि अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ये समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेंगी और हदें पार कर जाएंगी। आज पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण नित्य नई बीमारियां अपना मुंह फाड़े मनुष्य को काल का ग्रास बनाने के लिए तैयार हैं। कोरोना जैसी महामारी उसी के संकेत है। एक बीमारी से हम निजात पाते हैं कि दूसरी बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे कैसे बचाया जा सकता है? अपने विचार लिखिए। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में है, उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए और ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में के पाठ के प्रश्न और उत्तर हमने रखे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।